बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ये सारी मुसीबतें तब से ही मेरे सर पे पड़ी हैं जब से मैंने उस बिल्ली को मारा है। मैं काशिफ के पूछने पे फट पड़ा और वाकया था भी यही। जिस दिन से मैंने उस मोटी भद्दी भूरी बिल्ली को ईंट मार के जख्मी किया था, मैं एक मुसलसल अजाब में गिरफ्तार था। कभी कोई हादसा पेश आता तो कभी कोई। इस डर से मैं घर तो क्या अपने शहर से भी भागकर अपने एक दूर पार के कजन के घर आ गया था। मेरा ये कजन मेरे अब्बू की मामूजात बहन का बेटा था। ये लोग शुरू से ही गांव में रहते थे, जबकि मेरे दादा दादी बहुत पहले ही गांव छोड़ के पहले एक कस्बा और फिर वहां से शहर चले गए। मेरे वालिद साहिब कस्बे में जबकि मैं शहर में पैदा हुआ था। इस वजह से मेरे सोचने का अंदाज भी आजकल की नौजवान शहरी नस्ल की तरह था। मैं जिन्नू भूतू वगैरह का कायल नहीं था। मुझे शर्म तो महसूस होती थी, मगर ये सच था कि मुझे सिर्फ मुस्लिम घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान समझा जाता था, वरना मुझे दीन का कुछ पता नहीं था। मैं साल में एक आध बार नमाज पढ़ा करता, वो भी मारे बांधे। घर में माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि ड्रामों फिल्मों में दिखाया जाता है। माँ बाप दोनों नौकरी पेशा थे और औलाद अपनी मनमानी करने वाली। तरबियत के नाम पे हमारे वालिदैन ने हमें कुछ नहीं बताया। यही वजह थी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद जिन्नों के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। हालांकि कुरान में पूरी सूरह जिन मौजूद है और मस्जिद जिन भी आज तक कायम है, जहां जिन नमाज पढ़ने आते हैं। ये तो बात की बातें हैं, तब मुझे कुछ नहीं मालूम था। काशिफ ने मुझे तसल्ली दी और दिलासा दिया, फिर बोला, तुम चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं इतने में खाना लगवाता हूँ। खुद मैं भी इतना तवील सफर करके थक गया था, फौरन राजी हुआ। जब मैं नहा के और कपड़े तब्दील करके आया तो काशिफ दस्तरखान में खाना लगवा चुका था। मेरे लिए ये भी पहला तजुर्बा था। हमारे घर में तो मेज पे खाना खाया जाता था, ताहम मैंने इस बारे में काशिफ से कोई जिक्र नहीं किया। खाना काफी मजेदार था, लेकिन मैं दिल में सोच रहा था कि अगर यही खाना जमीन की बजाय मेज पे चुना गया होता तो इसका मजा दो बाला होता। खाने के बाद हम दोनों फिर कमरे में आए। मुझे कुछ याद था कि काशिफ की 2 बहनें और एक भाई था, मगर उस वक्त घर में काशिफ के सिवा कोई ना था। मुझे तजस्सुस लाहक हुआ। मैंने पूछा, यार क्या बात है, घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा? काशिफ मुस्कुराया, कुर्सी पे बैठते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं, असल में किसी अजीज की शादी है तो सब लोग वहाँ गए हैं। मैंने फौरन पूछा, और तुम क्यों नहीं गए? दरअसल मैं ऐसे शोर हंगामे को पसंद नहीं करता, इसलिए जरा कम ही ऐसी जगहों पे जाता हूँ। मैंने काशिफ का जायजा लिया। वो सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ था। अगर मैं गैर जामदारी से राय दूं तो वो मुझसे कहीं ज्यादा पुरकशिश पर्सनैलिटी का मालिक था, मगर शलवार कमीज के ढीले ढाले लिबास में उसकी पर्सनैलिटी दब गई थी। काशिफ ने लिखने का शुगल तरक किया और कॉपी बंद करके बोला, अगर तुम आराम करना चाहते हो तो कर लो, मैं इस वक्त खेतों में जा रहा हूँ, कुछ काम है। मैंने लम्हे भर को सोचा। नहाने से थकन काफी कम हो गई थी। फिर मेरी खुद पसंद तबीयत ये देखना चाहती थी कि गांव के लोगों में मेरी टिप टॉप देख के किस तरह के जज्बात उभरते हैं। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं, आराम का क्या है, रात को होता रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। काशिफ ने सर हिलाया और उठ के खड़ा हुआ। वो कॉपी भी उसने हाथ में ली। यकीनन उसमें फसलों से मुतल्लिक कोई हिसाब किताब दर्ज था। हम दोनों घर से निकले। काशिफ का हवेली नुमा घर अंदर से अगरचे काफी अच्छे तरीके से आरास्ता था, मगर घर से किसी कदीम मतरूक हवेली जैसा लग रहा था। बाहर निकल के काशिफ गलियों में से होता हुआ खेतों की जानिब बढ़ने लगा। शाम उतर रही थी, हल्की हवा में चहलकदमी बड़ी मजा दे रही थी। मैं इर्द गिर्द के माहौल को बगौर देखता उसके साथ चलता जा रहा था। तभी सामने से आते 2 लड़कों ने हमें रोका। हमें क्या, उन्होंने काशिफ को रोका था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अनजान बंदा था। सलाम दुआ के बाद वो काशिफ से फसलों और खादों के बारे में गुफ्तगू करने लगे। मैं लाताल्लुक सा पास खड़ा था, मगर मैंने नोट किया वो लड़के सताइशी नजरों से मुझे देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने मेरा तारुफ चाहा तो काशिफ ने उसे बताया कि ये मिलने की खातिर शहर से गाँव आया है। थोड़ी देर में वो लड़के बेतुकल्फी से मुझसे बातें कर रहे थे। मैं भी उनकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था। वो भी हमारे साथ खेतों को चल दिए। काशिफ ने मुझे बताया कि वो उसके क्लास फेलो हैं, मगर मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। उसी वक्त मुझे पता चला कि काशिफ BSc एग्रीकल्चर कर चुका है।
मुझे अपनी हस्ती उसके सामने और भी कुछ डाउन होती महसूस हुई, क्योंकि मैंने सिर्फ बीए किया था और एक छोटी सी फिल्म में फिलहाल बीए की सीट पे काम कर रहा था। घर में रुपए पैसे की जो रेल पेल थी वो सब अब्बू की ठेकेदारी की वजह से थी। काशिफ के खेत गांव के साथ ही थे। बातें करते हम जल्दी वहां पहुंचे। अब्दुल्ला और असलन नामी दोनों लड़के अब मुझसे शहर के बारे में बातें कर रहे थे और मैं भी काशिफ को मुतासिर करने के लिए खूब डींगे मार रहा था। हालांकि मुझे इल्म हो चुका था कि वो आला तालीम याफ्ता है, तो जाहिर है शहर में रहकर ही बड़ा होगा, मगर उस वक्त मैं उसे अपने रोब में लेना चाहता था। काशिफ अगर मेरी बात समझ भी गया था तब भी उसने इसका इजहार नहीं किया। बुनियादी तौर पे वो एक पुरदबार और संजीदा मजाज का सुलझा हुआ शख्स था। खेतों में गंदम की लहलाती फसल खड़ी थी। दूर तक फैले सब्जे में खड़े होना बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने फौरन अपना बेशकीमत सेलफोन निकाला और लगा तस्वीर बनाने। कुछ मकसद इन देहाती नौजवानों को मुतासिर करना भी था, जिसमें काफी कामयाब रहा। वो मुझसे मोबाइल मांग कर देखने लगे। मैं फहर से उन्हें मोबाइल के कारनामे दिखाने लगा। काशिफ मुझे उनके साथ बातों में मसरूफ छोड़ के अपने करिंदों की तरफ चला गया। मुझे तो शायद सूरज गरूब होने का इदराक न होता, मगर जब चलते चलते अचानक मोबाइल की रोशन स्क्रीन तारीक हुई तो मेरे साथ साथ वो दोनों भी हैरान हो गए। मैं समझा कि फोन पावर ऑफ हो गया है। मैं उसे फिर से ऑन करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे गंदम के खेत से हलचल सी मच गई। नीम तारीकी में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर हम तीनों नजर जमा के उधर देखने लगे। अगले ही लम्हे हम तीनों उछल के खड़े हो गए, बल्कि मेरे मुंह से तो हल्की सी चीख निकल गई। गंदम के खेत से 4 फुट लंबा और काफी मोटा ताजा सांप निकल के हम पे हमला आवर हुआ। मैं तो चीख मार के भाग खड़ा हुआ, जबकि वो दोनों इधर उधर भाग के डंडा तलाश करने लगे। सांप की शायद उन पे नजर न पड़ी, वो मेरे पीछे लिपका। खेतों के दरमियान बनी उस छोटी सी पगडंडी पे भागना कुछ ऐसा भी आसान नहीं था, और मेरी रफ्तार भी इतनी तेज न थी। मैंने भागते भागते पलट के देखा, सांप मेरे बड़े करीब आ चुका था। उसी वक्त मुझे ठोकर लगी और मैं मुंह के बल जमीन पे जा गिरा। एक मिट्टी का बड़ा ढेला मेरे करीब गिर के बिखर गया। फिर जैसे मिट्टी के ढेलू का मी बरसने लगा। मैं सांप के खौफ से जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इतने खुशगवार मौसम में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं भागना चाहता था कि पीछे से अब्दुल्ला ने मुझे आवाज दे के रोक लिया। वो इशारे से मुझे दिखा रहा था कि सांप दाईं तरफ वाले गंदम के खेत में घुस गया था। इतने बड़े खेत में सांप को तलाश करना नामुमकिन था। उन दोनों ने अपने हाथों में उठाए मिट्टी के ढेले फेंके। डंडा दस्तयाब न होने पे उन्होंने मुझे सांप से बचाने के लिए खेत से मिट्टी के ढेले उठा के लिए। दौड़ने से मेरा सांस फूल रहा था और शर्मिंदगी के मारे मेरी नजरें नहीं उठ रही थी कि वो दोनों क्या सोचते होंगे कि मैं कितना बुज़दिल था कि बजाय सांप का मुकाबला करने के मैं भाग निकला था। लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी, मैं भागने में हक बचाने था। अगर सांप उनके पीछे दौड़ता तो वो भी उसी तरह के रद्द अमल का जाहिर करते। मेरी टांगे अभी तक कांप रही थी। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, वहाँ खड़े रहना अब नादानी थी। सांप फिर से हमला आवर हो सकता था। चुनाचे हम तीनों वहाँ से चल पड़े। मोबाइल खुद ब खुद काम करने लगा। घर की तरफ वापस आते हुए पहली मरतबा मुझे ख्याल आया कि काशिफ न जाने किधर चला गया था। हम तीनों खामोश थे। शायद सांप की उन खेतों में मौजूदगी ने उन्हें भी फिक्रमंद कर दिया था। अभी हम मुश्किल चंद गज चले थे कि सामने से एक भपड़ा हुआ सांड आता दिखाई दिया। वो इतना बड़ा था कि झटपटे अंधेरे में एक कुफरित की तरह दिखाई दे रहा था। उसके भागने की वजह से जैसे जमीन हिल रही थी। मेरे साथी लड़कों में एक चिल्लाया, ओए भागो, ये माली पता नहीं कहाँ से आ गया। उसकी बात सुन के मैं अशद परेशान हुआ। सांड के इरादे खतरनाक मालूम हो रहे थे और मैं पहले ही सांप की वजह से दहशतज़दा था। रही सही कसर असलम की घबराई हुई वार्निंग ने कर डाली। हम तीनों पलट के भागे। वो दोनों तो गांव के जवान थे। उन रास्तों के आदि लम्हे भर में मुझसे कहीं आगे निकल गए, जबकि मेरे लिए उन पगडंडियों पे भागना दुश्वार था। मगर जब जान पे बनी हो तो इंसान सब कुछ कर गुजरता है। मैं भी जान तोड़ के भाग रहा था। दोनों लड़के मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, क्योंकि वो खेतों में दाएं बाएं भाग गए थे। मैं खेत में उतरने से डरता था। एक तो सांप का खौफ, दूसरा मुझे इल्म था कि मैं खेत में अपनी मौजूदा रफ्तार भी बरकरार ना रख सकूंगा। मैंने भागते भागते पलट के देखा। सांड अजीबो गरीब आवाजें पैदा करता इंतहाई गुस्से से मेरे तरफ आ रहा था। दरमियानी फासला भी बड़ा कम हो गया था। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरे मोबाइल की रोशनी उसे मेरा पता बता रही है। मैंने तेजी से मोबाइल ऑफ किया। मेरा सांस फूल चुका था। दौड़ने की रफ्तार भी कम हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी लम्हे गिर जाऊंगा और वो सांड मुझे रोन कर रख देगा। उसी वक्त मुझे अपनी दाएं तरफ भी किसी के भागने की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं उस वक्त इतना खास भागता था कि उस पर कोई तवज्जो ना दे सका और सिर्फ अपने पीछे आती अफरियत से बचने के लिए अंधाधुंध भागता रहा।
पता नहीं मैं किस तरफ जा रहा था, कितना फासला तय कर चुका था। दरख्त और पोते अजीब हैबतनाक शक्लें बनाए मेरी रूह फना कर रहे थे, मगर जान मुझे इतनी प्यारी थी कि मैं इस झटपटे अंधेरे में भी भागा जा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों लड़के इतने बेमुरवत निकले कि अपनी जान बचा के भाग गए और मुझे मरने के लिए इस अफरियत के सामने तन तन्हा छोड़ गए। उसी वक्त मुझे अपने दाएं तरफ से काशिफ की तेज आवाज सुनाई दी, सीधे भागते जाओ फैसल और अपना मोबाइल मेरी तरफ फेंक दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। काशिफ की मजबूत आवाज मुझे अंधे कुएं में मदद के लिए उतरने वाला डोल महसूस हुई। मैंने हाथ में पकड़ा सेलफोन अंदाजे से अपने बराबर कदरे फासले पे भागते साई की तरफ फेंका और खुद सीधा भागता गया। मेरा सांस इस कदर फूल चुका था कि मैं बावजूद कोशिश के भी मुंह से कोई लफ्ज निकाल ना सका। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे आते गजबनाक सांड के कदमों की धमक अब नहीं आ रही। मैंने पलट के देखा, एक हैरत अंगेज मंजर मेरे सामने था। काशिफ मेरे सेल फोन की टार्च से सांड पे रोशनी डाले उसे कुछ फासले पे खड़ा बुलंद आवाज से कुछ तिलावत कर रहा था और गुस्सीला सांड अपने सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। मगर ये देख के मेरा हौसला बढ़ा कि वो धीरे धीरे पीछे को खिसक रहा था। तभी मुझे पहली मर्तबा अंदाजा हुआ कि ये इसी माली का शाखसाना था। मैं वहीं रुका और अपनी धोखी की तरह चलती सांसें बहाल करने लगा। मेरी टांगों में से जान निकली जा रही थी। मैं दम से अपने कीमती सूट की परवाह किए बगैर कच्ची जमीन पे बैठा। अलबत्ता मेरी निगाहें अभी तक काशिफ और सांड पे जमी हुई थी। दोनों आमने सामने खड़े थे। दफतन काशिफ ने सांड की तरफ फूंक मारी तो सांड बिलबिलाया और पलट के भागा और करीबी 6-7 फुट ऊंचे घने खेत में घुस गया। काशिफ तेज कदमों से मेरी तरफ आया। मैंने देखा कि उसके सर पे टोपी थी। शायद वो मगरिब की नमाज अदा करने चला गया था और पीछे मुझ पर ये मुसीबत टूट पड़ी थी। मेरे करीब आके उसने पूछा, फैसल तुम ठीक तो हो ना? मैंने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ यार शुक्रिया, अगर तुम बर वक्त नहीं आते तो ये सांड आज लाजमन मुझे कुचल डालता। वो मेरे करीब बैठा पे कहने लगा, मुझे असलम ने बताया था कि तुम्हारे पीछे माली लग गया है, जबकि मैं आज ही माली को साथ वाले गांव में देख आया था। मुझे इल्म था कि वो यहाँ नहीं आया होगा। फिर मुझे तुम्हारी कहानी का पता चला, इसलिए मैं फौरन समझा कि वो कोई हवाई चीज है। फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। मैं उसकी बात सुन के हैरान रह गया। मैंने जल्दी से पूछा, एक तो ये माली क्या बला है और दूसरा ये बताओ कि तुमने इसे भगा कैसे दिया? काशिफ मुस्कुराया और फिर बोला, उठो घर चलते हैं, तुम भागते भागते काफी दूर निकल आए हो, रास्ते में सभी बताता हूँ। मैंने हिम्मत जमा की। उठ खड़ा हुआ। सांड का खौफ सर से टला तो मुझे माहौल की तारीकी, खशरात और मेंढकों की आवाज से पुरअसरार होते माहौल से खौफ आने लगा। काशिफ का साथ मुझे बड़ा हौसला दे रहा था। वो टार्च से रोशनी फेंक के रास्ता दिखा रहा था। चलते चलते बोला, गांव में हुकूमत की तरफ से अच्छी ब्रीडिंग के लिए सांड छोड़े जाते हैं। हर गांव का एक सांड होता है। ये जमीनों पर जिसकी मर्जी फसल खाए कोई नहीं रोकता, लेकिन इसे बेचना या ज़िबा करना जुर्म है। इस सांड को गांव के लोग माली कहते हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि मैंने उसे भगा कैसे दिया, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, बस पढ़ने वाले को इस पे इत्काद होना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसी चीजें अंधेरे में हमलावर होती हैं और रोशनी से खौफ खाती हैं। बस इसी तरह मैंने भी उसे भगाया। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की गर्ज से हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी कोई चीज तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। अचानक काशिफ ने पूछा, तुम नमाज तो पढ़ते होगे? मेरा सर शर्मिंदगी से झुका, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता था। उसे आप मेरी खूबी कह लें, मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। उस वक्त भी मैंने इतराफ किया, नहीं यार, बस कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। काशिफ लम्हे भर को चुप हुआ, फिर बोला, फैसल नमाज पढ़ा करो, नमाज 100 मुसीबतों से बंदे को बचाती है। आज की बात को सोचो, अगर तुम इस वक्त नमाज पढ़ने मेरे साथ गए होते तो कभी भी वो मखलूक तुम पे हमला न करती और ना ही तुम्हें परेशान करती। मैं खामोशी से सुनता रहा। फिर मैंने उसे सांप के मुतालिक बताया। वो बोला, मुझे लगता है कि वो सांप नहीं होगा जो सिर्फ तुम्हारे पीछे दौड़ा था, वो भी यही हवाई मखलूक होगी। अपना पहला वार नाकाम होता देख के उसने रूप बदल के हमला किया। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। खुद मेरा दिल भी यही कह रहा था कि वो सांप भी असल में ऐसी ही कोई चीज थी। घर पहुंच के मैंने काशिफ के कहने पे नहा के कपड़े तब्दील किए, वजू किया, काशिफ के साथ इशा की नमाज अदा की और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने बिस्तर पे लेट गया। सोने से पहले मैंने फैसला किया कि अगली सुबह वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि गांव में आके मुझ पे हमले होने में शिद्दत आ गई थी। मैंने उस वक्त को कोसा जब मैंने उस बिल्ली को ईंट मार के जख्मी किया था। वाकया ये था कि हमारे कोठीनुमा आलीशान घर के सामने एक बिल्ली ने डेरा लगा लिया था।
वो देखने में बड़ी बदसूरत थी। जब भी मैं घर से निकलता या घर में जाता तो वो भाग के यूं मेरी तरफ आती जैसे मेरी पालतू हो, जबकि मुझे उसकी शक्ल से शदीद नफरत थी। मैंने उसे धुतकारा तो वो म्याऊं म्याऊं करके दांत निकाल लेती जैसे हमला आवर होना चाहती हो। पहले तो मैंने कीमत पर नजरअंदाज किया, मगर कब तक। बिलाखिर एक दिन मुझे गुस्सा आ ही गया। मैं ऑफिस से कुछ लेट वापस आया था, काम काफी बड़ा था, बॉस ने डांट डिपट भी की और काम भी ज्यादा कर दिया। मेरा मूड बड़ा खराब था। ऐसे में जैसे ही मैंने गाड़ी करके सामने रोकी, वो बिल्ली भाग के मेरी जानिब आई। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं गाड़ी से निकला और करीब ही पड़ी एक गांठ उठा के बिल्ली को दे मारी। तब मुझे पता नहीं था कि वो बिल्ली आम बिल्ली नहीं, वरना मैं कभी ऐसी हमाकत नहीं करता। ईंट बिल्ली की पिछली टांगों में लगी। वो बुरी तरह जख्मी हो गई और अपने पिछले जिस्म को घसीटती हुई गुरबनाक आवाजें निकालती कुछ फासले पे खड़ी एक फ्रूट की खाली रेहड़ी के पीछे चली गई। मैं भी मुतमिन होकर गाड़ी में बैठ गया। अगली सुबह जागने पे मुझे बिल्ली वाला वाकया बिल्कुल भी जहन में नहीं था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, पिछली सीट से किसी के 2 हाथ मेरी गर्दन पे जम गए। दबाव बढ़ता जा रहा था, मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने हाथों से उन हाथों की गिरफ्त खत्म करने की काफी कोशिश की, मगर बेसूद। खुशकिस्मती से उसी वक्त मेरी अम्मी किसी काम से उस तरफ आई। दूर से मुझे गाड़ी में बिठा कर जोर से बोली, क्या बात है फैसल, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? उसके साथ ही मेरे गले पर से हाथों का दबाव खत्म हुआ। मैंने तेजी से पलट के देखा, पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, वहाँ कुछ न था। मगर इस वाक़े को मैं अपना वहम नहीं समझ सकता था, क्योंकि मेरी खांसी और आईने में नजर आती सुर्ख गर्दन इस बात की गवाह थी कि अभी किसी ने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की थी। मैं गाड़ी से उतरा, मेरा दिल डरा हुआ था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी दरअसल मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाना चाहता। उन्हें खुद भी अपने काम पे जाने की जल्दी थी। वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सो मजीद कुरेदने बिना चली गई। मैं वहाँ से अपने कमरे में आया। मैंने दवा खाई और बिस्तर पे लेट गया। इरादा था कि कुछ देर आराम करके फिर और कोई काम करूंगा, मगर मेरी आंख लग गई। मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा कि मैं किसी बुलंद जगह पे खड़ा हूँ। आंधी की वजह से मेरे कदम डगमगाते हैं। मैं खुद को गिरने से बचाने के लिए बड़ी कोशिश करता हूँ कि पीछे से कोई मुझे धक्का देता है। मैं उस बुलंद जगह से नीचे गिरता हूँ। अभी मैं जमीन पर नहीं पहुँचा था कि रास्ते में किसी अजीब से बहुत बड़े हाथ ने मुझे पकड़ लिया। वो फिजा में मुअल्लक सिर्फ एक हाथ था, कोई जिस्म वगैरह नहीं था। उस हाथ ने मुझे कमर से यूं पकड़ रखा था जैसे कोई बच्ची अपनी गुड़िया दबोच लेती है। फिर उस हाथ ने मुझे खींचना शुरू किया। मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा कि मैं किसी भी वक्त दम तोड़ दूंगा और मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मारी तकलीफ के मैं चिल्लाने लगा तो उस हाथ ने मुझे जमीन पे पटहा। मेरे मुंह से भयानक चीख निकली और मेरी आंख खुल गई। उसके बाद नींद कोसों दूर गई। जब भी मैं सोता, ऐसा ही कोई ना कोई डरावना हाथ मुझे बेदार करता। अगर मैं टूटी को हाथ लगाता तो उसमें से करंट लगता। कभी मेरे कमरे का दरवाजा इतनी सख्ती से बंद होता कि खुलता नहीं और मैं कई घंटे अपने कमरे में कैद हो जाता। मेरे घर वाले भी इन वाकयात से आगाह होते थे। मेरी अम्मी ने 1-2 आमलों से राब्ता किया, मगर कोई खातरहा फायदा ना हुआ। सो मैं डर के मारे ऑफिस से छुट्टियां लेके इस गांव में आ गया था। मेरा ख्याल था कि अगर मैं कुछ दिन मंजर से गायब रहूंगा तो शायद ऐसे वाकयात पेश आना बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आके ये ख्याल गलत साबित हुआ। इस गांव में मुझ पे होने वाले हमलों में और भी शिद्दत आ गई थी। अगली सुबह मैंने नाश्ते के बाद काशिफ को बताया कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो उसने मेरी बात का जवाब देने की बजाय काम वाली मासी को आवाज दी। जब वो आई तो काशिफ ने कहा, मासी फैसल के कपड़े इस्त्री कर दो, हम कहीं जा रहे हैं। वो सर हिला के चली गई। ये मासी काशिफ के घर के सभी काम करती, क्योंकि काशिफ का घराना खासे खुशहाल था, इसलिए घर का काम काज नौकरी करते थे। उसके बाद काशिफ मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। देखो फैसल, मैं जानता हूँ कि तुम कल रात के वाक़े से घबरा के वापस आ रहे हो, मगर शायद तुम नहीं जानते कि अगर इस तरह के वाकयात पेश आने लगे तो जगह बदल देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीजों के लिए ये फासले कोई अहमियत नहीं रखते, इसलिए तुम यहाँ से वापस आने के बजाय इसका कोई हल सोचो। मैं हैरान रह गया, भला क्या हल सोच सकता हूँ? मुझे तो ऐसे मामलात की अलिफ बे का भी इल्म नहीं, और किसी भी मसले का हल तभी निकाला जा सकता है जब उससे मुतल्लिक पूरी आगाही हासिल हो। यही बात मैंने काशिफ से कह दी। वो धीमी और पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी अलमारी में कई ऐसी किताबें मौजूद हैं, तुम उन्हें पढ़ो, बाकी मैं भी कोई हल सोचता हूँ। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि उसने मासी से कहीं जाने की बात की थी। मैंने पूछा। वो बोला, कहीं खास तो नहीं जाना, बस यहाँ करीब ही एक अल्लाह वाले का मजार है, वहाँ जाएंगे, फातिहा पढ़ के लौट आएंगे। हर जुमेरात को वहाँ जाना मेरा मामूल है। तब मुझे याद आया कि उस रोज भी जुमेरात थी। बादल ना हादसा सही, मैं वहाँ रुकने और उसके साथ मजार पे जाने के लिए तैयार हुआ। तैयार होके हम वहाँ चले गए। मजार कदरे वीरान सी जगह पे मौजूद था। एक कमरे के अंदर कच्ची कब्र थी जिसपे सब्ज गुलाब चढ़ा हुआ था।
एक तरफ दीवार में पुरानी अगरबत्तियों की बाकियात फंसी हुई थी। काशिफ ने फातिहा पढ़ी, फिर एक तरफ रखे घास के झाड़ू से सफाई की, जाले उतारे और अध जली अगरबत्तियों को निकाल के अलग किया और साथ लाई हुई अगरबत्तियां वहां फंसा के उन्हें सुलगा दिया। मैंने भी काशिफ की देखा देखी फातिहा पढ़ डाली, लेकिन मैं उन बुजुर्ग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। काशिफ ने सरगोशी में मुझसे कहा, दुआ करो कि ए अल्लाह, जिस तरह तूने अपने इस बंदे को जिन्नात पे फतह अता फरमाई, उसी तरह मुझे भी उन निजात से निजात अता फरमा। मैंने बिल्कुल वही अल्फाज दोहराए। मेरे दिल को एक तकवीद का एहसास हुआ। मुझे ये भी महसूस हुआ कि मुझ में हौसला बढ़ गया है। अब शायद मैं पहले की तरह बुज़दिली का मुजाहिरा करके भागता नहीं। बहरहाल ये तो वक्त आने पे मालूम हो सकता था। कुछ देर वहाँ गुजार के हम दोनों वापस आए। उस दिन मैंने काशिफ की अलमारी से उसकी मुंतहिब की हुई एक किताब भी पढ़ी और 5 वक्त नमाज भी। शाम को खाना खा के हमने कुछ देर चहलकदमी की और घर को लौट आए। कुछ देर गपशप करके मैं सोने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। काशिफ ने कमरे से निकलते हुए कहा, मैं एक चक्कर दूसरी हवेली का लगा के अभी आता हूँ, देख लूँ कि चचा ने सब मवेशी बांध दिए या नहीं। मैं वो हवेली भी देख चुका था। उनकी भैंसें, गायें, बकरियां उस हवेली में बंधी हुई थी और चाचा करमों उनकी देखभाल करता था। मैंने सर हिला के उसे जाने की इजाजत दे दी। खुद जाके अपने बिस्तर पे लेटा। लेटने से पहले मैंने किताब में पढ़े हुए तरीके के मुताबिक आयतुल कुर्सी पढ़ के खुद दोनों हाथों पे फूंक मार के सर से लेकर पांव तक हाथ अपने जिस्म पे फेर लिए और बिस्तर पे दराज हो गया। अभी मैं गुनूद में था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से दरवाजे पे हल्की हल्की दस्तक दे रहा हो। मेरी आंख खुली। मैंने सोचा कि हो सकता है काशिफ कुछ कहना चाहता हो और उठ के दरवाजा खोल दिया, मगर ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सामने वही बिल्ली खड़ी थी। दरवाजा खुलता देख के वो तेजी से मुझ पे हमलावर होने के लिए झपकी। अब वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। मैंने इस तरारी अंदाज से दरवाजा बंद करना चाहा, जबकि बिल्ली अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। वक्त का सिलसिला ऐसा था कि उसका सर अंदर था और उधर बाहर रह गया। मैंने दरवाजा बंद किया। बिल्ली की आंखें उबल के बाहर आई और पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैंने सारी कुव्वत से दरवाजा बंद किया। उस वक्त मेरे पूरे वजूद का जोर खातू में मुंतकिल हो गया था। मुझे खौफ था कि अगर बिल्ली मरने से बच गई तो मुझे जरूर मार डालेगी। बिल्ली के मुंह और नाक से खून बहने लगा। उसके खुले हुए मुंह से झांकते हुए नुकीले दांत और बाहर को निकली हुई जुबान बड़ी खौफनाक लग रही थी, मगर मैंने हिम्मत न हारी। दरवाजे को लगातार दबाता रहा। बिल्ली की खुली हुई बल्कि फटी हुई आंखों से जिंदगी मादूम होने लगी। उसी वक्त मेरी नजर जमीन पे पड़ी, जहाँ बिल्ली के मुंह से निकल के गिरने वाला खून बह रहा था। मैंने देखा कि इस खून की लकीर से एक सांप तहलीक पा रहा था। उसी वक्त कमरे के बाहर कदमों की चाप उभरी। फिर काशिफ की तेज आवाज सुनाई दी, फैसल आयतुल कुर्सी पढ़ो, जल्दी करो वरना ये कोई और शक्ल इख्तियार कर लेगी। काशिफ की आवाज ने मेरे खौफ को दूर झटका। वो खुद भी बुलंद आवाज से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। मैं भी पढ़ने लगा। सांप का फन नीचे गिरा और वो तड़पने लगा। कुछ लम्हों में वो दोनों ठंडे हो चुके थे, मगर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी। कुछ देर के बाद मुझे काशिफ की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोल दो फैसल। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। बिल्ली का बेजान जिस्म उसी तरह पड़ रहा था। काशिफ के हाथ में लोहे की एक सुलाह थी। उसने सुलाह के जरिए बिल्ली का मुर्दा जिस्म उठा के घर से बाहर फेंका और फिर सुर्ख रंग का सांप भी जो करीब ही मुर्दा पड़ा था, इस काम से फारिग होकर उसने मुझे मुबारक दी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक मौजी बला से छुटकारा पा चुका था, लेकिन जब पूरी रात कोई गैर मामूली वाकया पेश न आया तो मुझे यकीन आया कि मेरी जान उस चुड़ैल से छूट गई थी। फिर मैंने आजादी के एहसास के साथ पूरा हफ्ता काशिफ के घर रहा। उसके घर वाले भी शादी से वापस आए। मैंने वहाँ बड़ा एंजॉय किया, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि काशिफ जैसे मुखलिस और दीनदार दोस्त का साथ मुयस्सर आ गया था। उसने मुझे भी उसी राह पे चलाया। तब से अब तक मैं रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ता और तिलावत करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मुझे कभी कोई गैर मामूली वाकया पेश न आया। बेशक अल्लाह के रास्ते पे चढ़ने में दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है।